गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके थे राम स्वरूप के घर, लड़की का रिश्ता लेकर। कौन कौन? गोपाल प्रसाद और शंकर। शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा, गोपाल प्रसाद शंकर का पिता। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं कि वो दोनों, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, अपने अपने जमाने का हवाला देते हैं एक तकिया कलाम के साथ, एक हमारा जमाना था ये कहकर, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? समय है वो परिवर्तनशील है, और समय के अनुसार समाज भी बदलता है, उसकी सोच भी बदलती है, तो हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए, ना कि हमारे जमाने का हवाला देना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पहुंच चुके थे। और ये बात क्यों चली एक हमारा जमाना था? ये बात चली शंकर को लेकर। जब शंकर से पूछा जाता है कि तुम्हारा कोर्स कितने दिन का बचा है, तो कोर्स का एक फिक्स टाइम होता है, और शंकर कहता है यही कोई 1-2 साल। मतलब 1-2 साल का मतलब क्या? मतलब दाल में कहीं काला है। फिर उसके बाप ने शंकर की बात संभाली कि 1-2 साल का मतलब 1 साल ये लड़का बीमार हो गया था, है ना। आजकल के बच्चे हैं ये इतना सब खाते हैं, खेलते हैं, फिर बीमार होते हैं। एक हमारा जमाना था, हम ऐसे खा जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। मतलब अपने अपने जमाने का हवाला देते हैं। अब चलते हैं हम आगे, इसी एकांकी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब ये अपने अपने जमाने का हवाला देकर बता रहे हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। मतलब राम स्वरूप का गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाना कहाँ तक सही है? इस टाइप का भी प्रश्न बन सकता है इस चैप्टर में, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर क्या गोपाल प्रसाद बोलते हैं? माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बात हो जाए। देखो ये बिजनेस किसे कह रहा है गोपाल प्रसाद? ये गोपाल प्रसाद जो रिश्ता लेकर आता है ना, शादी को बिजनेस कह रहा है। तो शादी जैसे पवित्र बंधन को गोपाल प्रसाद के द्वारा बिजनेस कहना कतई उचित नहीं है। तो आगे देखिए, मतलब ये उसकी दकियानुसी जो सोच है, विचारधारा है, उसको दर्शाता है ये वक्तव्य कि शादी जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस का दर्जा देना। आगे देखियो, राम स्वरूप चौंक कर, अब राम स्वरूप तो चौंकेगा ही कि बिजनेस, यहाँ कौन सी बिजनेस की बात हो गई भाई, यहाँ तो लड़की का रिश्ते की बात चल रही थी। तो चौंक कर बिजनेस समझ कर, ओ हो, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? राम स्वरूप, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। ये गोपाल प्रसाद अब उनकी खातिरदारी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, उसका जिक्र आ रहा है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है। क्यों? ये उसके पीछे से कह रहा है। किसके पीछे से? राम स्वरूप के पीछे से, अपने बेटे को। ये आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी पूरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी कुछ खंगार कर इधर उधर देखता है, खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अब ये बैकबोन का खुलासा अभी होगा बेटा, बड़ी मजेदार स्टोरी है, देखिए। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन पसंद नहीं है, एक तो वैसे ही चाय में काफी
पानी काफी होता है। और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका मतलब स्वाद। मतलब आजकल जो फीकी चाय पीते हैं ना, हाँ, उस फीकी चाय की कमियां बता रहे हैं गोपाल प्रसाद। हाँ, दूसरे के घर की चीनी खाने आए, खा लेंगे। आगे देखो, राम स्वरूप कहते तो आप सही हैं। आगे देखिए, प्याला पकड़ाते हैं शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब देखो, अब जो ज्यादा चीनी खरीदेगा ना उसको टैक्स लगाएगी। ज्यादा चीनी कौन खरीदेगा? जो ज्यादा चीनी खाएगा। और जो ज्यादा चीनी कौन खा रहे हैं चैप्टर में? गोपाल प्रसाद, शंकर का पिता ही खा रहा है। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह कौन सा टैक्स साहब? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। मतलब आजकल जो फैशन वगैरह ज्यादा करते हैं ना, मेकअप वगैरह का सामान ज्यादा खरीदते हैं, तो उन पर कटाक्ष किया गया है कि उस पर टैक्स लगाना चाहिए सरकार को। फालतू की चीजों पर क्यों टैक्स लगाती है? राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो कभी यह नहीं उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, मतलब शंकर को नहीं बोलने देगा, उसका बाप ही उसकी बात को काट रहा है। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे, मतलब कैसे भी सुंदर बने, चाहे पाउडर वाउडर लगा के सुंदर बने, लेकिन वो सुंदर होनी चाहिए। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होंगी। आपकी लड़की तो ठीक है, मतलब घर की औरतों को खूबसूरत बहू चाहिए, तो आपकी लड़की तो ठीक ठाक है, अब क्यों खूबसूरती के बारे में पूछ रहे हैं? ये कौन किससे कह रहा है? ये गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कह रहे हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, मतलब शादी पक्की समझिए एक तरह से। राम स्वरूप यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा? जायचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी मतलब जो पंडित वगैरह जन्म पत्र मंगाते हैं ना। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत नहीं है। अब गोपाल प्रसाद को कहीं से ये खबर मिल गई कि राम स्वरूप की लड़की है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब वो थोड़ा सा असमंजस में हो गया। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे कान में खबर पड़ी है ना, क्या वो सही है? ये पूछ रहा है। कौन? गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से। तो राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि नौकरी करेगी। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए ही नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना,
अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। ये बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में गोपाल प्रसाद। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मतलब घर से बाहर जाकर कमाना धमाना सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का काम है गोपाल प्रसाद के अनुसार। औरतों का काम केवल घर की चार दीवारी तक गृह गृहस्थी को ही संभालना है। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। अब राम स्वरूप ऐसे ही बात को आगे बढ़ाता है। राम स्वरूप की बात को सुनकर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है। और ऊंची तालीम मतलब ऊंची शिक्षा भी ऐसी चीजों में से है। कैसी चीजों में से? केवल गोपाल प्रसाद के अनुसार ऊंची शिक्षा केवल पुरुष के लिए हो, लड़कियों के मतलब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। राम स्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, मक्खन लाने कौन गया भाई? रतन मक्खन लाने ही तो गए अंदर के दरवाजे से। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। अरे यार, इतना कुछ तो खा गया गोपाल प्रसाद, और इतना कुछ खाने के बाद भी कह रहा है कि नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट तो भरना नहीं था। इसका मतलब उस पेटू का पेट अभी भी खाली है। ठीक है। गोपाल प्रसाद, सॉरी, राम स्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। लड़की आ गई है भाई। उमा आती है, सादगी के कपड़े हैं उसके, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप, यही आपकी लड़की है साहब। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। सोने की रिम मतलब उमा के पढ़ाई की वजह से चश्मा लगा हुआ है। अब ये चश्मा भी वंडर मचाएगा, देखना। उस पर भी बहुत से सवाल जवाब करेंगे ये गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप, जरा सक पका कर, जी जी जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। देखो, यहाँ पर भी चश्मा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तो हर बंदे के चश्मे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी झूठ बोलता है गोपाल, ये राम स्वरूप। बेटी के चश्मा लगा है ना, उस बात को लेकर झूठ बोलता है, सो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, जी नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है क्या लड़की ने? राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ सुनाओ। कौन कह रहा है? ये गोपाल प्रसाद जब पूछता है ना राम स्वरूप से कि आपकी बेटी को बाजा वाजा बजाना आता है, तो राम स्वरूप कहता है सितार और बाजा दोनों बजाने आते हैं। और उमा से कहता है फिर उसके बाद कि बेटी बजाकर दिखाओ, सुनाओ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, इसका पूरी लाइन है, वो शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है उसको। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। अब गाते गाते उमा ऊपर की तरफ चेहरा करके तल्लीन होकर गाने लग जाती है, एकाग्रचित होकर गाने लग जाती है, और उसका उठा हुआ चेहरा
एकाएक किसकी नजरों से टकरा जाता है? शंकर की नजरों से। और अब पता चलेगा कि उमा शंकर को जानती है। और अब शंकर की पोल खुलेगी बेटा, देखो, देखते जाओ। और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुपचाप है। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है मतलब पेंट की है। और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह आती है क्या इसको? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। मतलब गोपाल प्रसाद उमा पर एक से एक प्रश्न दागता है और उमा चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रही। सिर्फ उसका पिता राम स्वरूप ही उमा से पूछे गए सवालों का जवाब देता है। तो लास्ट में गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है कि भाई राम स्वरूप, आपकी बेटी तो कुछ बोल ही नहीं रही, गूंगी है क्या? सब कुछ आप ही बोल रहे हो। तो उमा बहुत अच्छा सा जवाब देती है, सुनिए बेटा, ये एंड है स्टोरी का एक तरह से। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं क्या? उमा चुप है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। मतलब गोपाल प्रसाद पूछे जा रहे हैं, उमा चुपचाप बैठी है। राम स्वरूप इशारा भी करता है कि बेटा इसकी बातों का जवाब दो, लेकिन फिर उसको गुस्सा आ जाता है गोपाल प्रसाद को। तो राम स्वरूप, जवाब दो माँ, गोपाल प्रसाद से जरा शर्म आती है। इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जनाब, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है ना, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। मतलब यहाँ कुर्सी मेज किसको बताया गया उमा के द्वारा? मतलब आज मैं एक कुर्सी मेज बनकर रह गई हूँ और आप दुकानदार हैं, तो कुर्सी मेज का जब भाव होता है तो कुर्सी मेज थोड़ी बोलती है। तो बोलिए, आप दोनों आपस में बोलिए, खरीदार और लेनदार, सॉरी बेचने वाला, आप दोनों ही तो, खरीदने वाले और बेचने वाले आप दोनों, आप बोलिए, मैं तो कुर्सी मेज हूँ, मैं क्या बोलूं? राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिएगा बाबूजी, ये जो वहां से मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं वो, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। मतलब उमा को गुस्सा आ जाता है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि उमा जहाँ गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती है, शंकर वहीं बॉयज हॉस्टल में पढ़ता है, ठीक है। तो वो कह रही है कि साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। अब शंकर की पोल खुलने लगी ना, तो शंकर सकपका गया और वो अपने पिताजी से कह दिया, चलिए चलिए। वो सोचता है तेरी पूरी पोल ना खुल जाए उससे पहले यहाँ से चल। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब गोपाल प्रसाद को तो पता है कि मेरा बेटा तो कॉलेज में पढ़ता है, और जब ये वहां की बात कर रही है, इसका मतलब ये भी वहां कॉलेज में पढ़ती होगी। अब इसको गुस्सा आ जाता है कि उसकी पढ़ाई छुपाई गई उससे। इसको गुस्सा आता नहीं, गोपाल प्रसाद को। राम स्वरूप चुप है बेचारा। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, बीए पास। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे।
मतलब ये लड़कियों के हॉस्टल में घुसते समय शंकर नौकरानी के द्वारा पकड़ा गया था और नौकरानी के पैरों में पड़कर इसने माफी मांगी थी और वहां से भाग निकला था। रामस्वरूप, उमा उमा। अब रामस्वरूप को गुस्सा आ जाता है कि लड़की क्या कह रही है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी में है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। क्यों बेटा, हॉस्टल में भागते समय वो कहीं दीवार वगैरह से गिर गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, इसलिए वो उमा को तो पता था उस सीन का पूरे का। लेकिन यहाँ सबके सामने एक तरह से शंकर की पोल खुल गई तो उस बात पर शंकर को मतलब शंकर रुआसा हो गया। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना होता है। प्रेमा, उमा बेचारी रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है, बड़ा मजेदार एंड है। देखो रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन। देखो कब का मक्खन लेने गया था, पूरी घर में कोहराम मच चुका, खत्म हो गया और अब रतन मक्खन लेकर आया है। सब रतन की ओर देखते हैं और पर्दा गिरता है। अब ये प्रश्न देखो बेटा, इन पर हम जूम क्लास में डिस्कशन करेंगे। ढंग से देखो एक बार इन प्रश्नों को। आज मैं इनको भेज दूंगी, आप इनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना। अब तो हमारे पास देखो पहला प्रश्न क्या है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद। मैंने हर प्रश्न के बारे में डिस्कशन किया है बेटा चैप्टर पढ़ाते टाइम। देखिए, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? भाई देखो, मैंने आपको बार बार बताया था कि भाई अपने जमाने से पहले जमाने की इस जमाने से तुलना करना कतई उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय के साथ समाज और उसकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। ठीक है, वो एक जैसा नहीं रहता। अतः बात बात पर इस बात का हवाला देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें समय के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कुछ नया नया करने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस टाइप का आंसर बनेगा बेटा इसका। आगे देखो, रटे रटाए आंसर नहीं देने बेटा, चैप्टर को पढ़ो। हर एक कैरेक्टर कुछ मैसेज देना चाह रहा है, उस मैसेज को समझो और फिर उत्तर दो। आगे, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवस्था को उजागर करता है? विवस्था, क्योंकि वो एक लड़की का पिता है। देखो, रामस्वरूप एक अधेड़ उम्र का पुरुष है, वह उमा का पिता है, अपनी बेटी को बीए करवाता है। इसका मतलब है स्त्री शिक्षा में के पक्ष में है। वह लड़कियों को स्वावलंबी देखना चाहता है, लेकिन जब विवाह का समय आता है और लड़के वाले लड़की की शिक्षा से परेशान है, तो वो एक मजबूर पिता के रूप में उस शिक्षा को छुपाता है, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। समाज में ऐसे पुरुषों के या ऐसी विचारधारा के लोगों के विरोध में खड़ा होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, लड़की को स्वावलंबी बनाना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका छिपाना मतलब बेटा वो एक विवश पिता है। लड़की के रिश्ते के समय वो एक विवश पिता बनकर रह जाता है, लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। समाज में लड़कियों को भी वही अधिकार देने चाहिए जो लड़कों के साथ है। आज समाज की प्रगति में जितनी लड़कों की भागीदारी है, उतनी ही लड़कियों की भी है।
ठीक है। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें हर क्षेत्र में समान अधिकार देने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि समाज का जो भविष्य है वो लड़का और लड़की दोनों के योगदान से उज्जवल बनेगा। इस टाइप का आंसर बनेगा बेटा इसका। आगे देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी? अपने विचार लिखो। बिल्कुल बेटा। देखो, गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस मानते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। विवाह एक आत्मिक मिलन है, इसे बिजनेस का दर्जा देना उचित नहीं है, एक पवित्र बंधन है ये। दूसरा बेटा, राम स्वरूप के द्वारा अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाना भी गलत है, लेकिन वो एक मजबूरी, वहां भी आ जाएगा, वो मजबूर पिता था इसलिए वो शिक्षा को छुपा रहा था। तो जितना गोपाल प्रसाद अपराधी है उतना राम स्वरूप नहीं है, लेकिन हाँ, बेटी की शिक्षा छुपाकर कहीं ना कहीं उसने भी अपराध किया है। आगे देखा, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर? बेटा, शंकर एक पिछलग्गू है, उसके अपने कोई विचारधारा नहीं है, वो पिता की बातों पर हाँ या ना का जवाब देता है। इसे स्पष्ट होता है कि वो स्वतंत्र विचारधारा का लड़का नहीं है, एक पिछलग्गू की तरह है, वो पिता के पीछे पीछे दुमिलाता घूमता है। इस टाइप का इसका आंसर बनेगा। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क। भाई, उमा समाज को तो उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है, जो स्वावलंबी हो, जिसके व्यवहार में दिखावटीपन ना हो, ये सब। ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता, ये पूरी स्टोरी है, वो शंकर की रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द घूमते, एक तरह से उसी की बेस पर बनाई गई है। इसके टाइटल, मतलब इसका टाइटल रीढ़ की हड्डी क्यों दिया गया? लास्ट में शंकर की रीढ़ की हड्डी पर ही ये खत्म होती है। कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मान लेंगे? क्यों? उमा को मानेंगे बेटा। क्यों मानेंगे मैंने बता दिया चैप्टर पढ़ाते समय। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं, ये भी बताइए मैंने। गोपाल के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है और रामस्वरूप के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है। इस एकांकी का उद्देश्य समाज में महिलाओं को शिक्षा दिलानी चाहिए बेटा, और ये सब बताना चाहिए। ठीक है ना। और एक तरह से दहेज के लालची लोगों के विरोध में खड़े होना चाहिए। ठीक है। और शंकर जैसे बच्चों की लोगों की भी जो विचारधारा है ना, उस पर कटाक्ष किया गया है। ये सब बातें बताइए। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने तो आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? ये बिल्कुल कर देंगे बेटा। आप भी उनको शिक्षा दिलाना, उनके साथ समानता का व्यवहार करना, ठीक है, और एक तरह से समाज की तरक्की में उनकी भागीदारी निश्चित करना, ये सब प्रयास कर सकते हैं हम स्त्री महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए। ये था बेटा हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी। आज मैं असाइनमेंट के रूप में भेजूंगी, आप कोशिश करना इन क्वेश्चंस को करने की। मैंने एक्सप्लेन कर दिए पूरे। उसके बाद हम एक जूम क्लास लेंगे, उस जूम क्लास में आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा, आपके व्यूज लिए जाएंगे उसमें। थैंक यू। ओके।